राजपूत ने किया सुसाइड। मुंबई के घर में पंखे से लटकता मिला शव। परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने जताया दुख। बॉलीवुड में भी छाया मातम। सचिन तेंदुलकर ने जताई हैरानी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। कांग्रेस ने की सभी विधायकों की बाड़ाबंदी। बीजेपी पर लगाए खरीद फरोख्त के आरोप। और सीएम योगी के आवास को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गोंडा से हुए गिरफ्तार। सीएम आवास समेत 50 स्थानों को उड़ाने की दी थी धमकी। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां इस समय काफी ज्यादा तेज हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी की हुई है और साथ ही कांग्रेस अपनी जीत की रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा से इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में हैं। 4 प्रत्याशियों के मैदान में होने से जीत के लिए एक प्रत्याशी को 51 वोट चाहिए। संख्या बल के अनुसार अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में संख्या बल के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय ही थी। ऐसा तब संभव था जब कांग्रेस के 2 और बीजेपी की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होता। तब तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इसके बाद से ही अब सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसलिए अब राजस्थान का जो ये राज्यसभा चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। इस हिसाब से अब 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोट मिलना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी को 102 मतों की आवश्यकता होगी और उसके पास फिलहाल 107 का बहुमत है। इस लिहाज से सीधे सीधे कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हैं और उनका पहला प्रत्याशी 51 वोटों से जीत सकता है। लेकिन बीजेपी के 51 वोट पहले प्रत्याशी को डाले जाने के बाद भी 24 वोट शेष बचेंगे। ऐसे में पार्टी 27 अन्य वोट का अगर जुगाड़ कर लेती है तो उसका दूसरा प्रत्याशी भी राज्यसभा पहुंच सकता है। सारी सियासत अब इसी जुगाड़ की 27 संख्या पर हो रही है। लिहाजा अभी कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी की हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सेंधमारी की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। और हिंदी डेस्क के संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हीं के पास चलते हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए संख्या बल के आधार पर हम देखें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 सीटें कांग्रेस के पाले में जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बाड़ाबंदी क्यों, सियासी उठापटक क्यों? देखिए, कहीं एक जो गैप मिला 25 वोटों का, कहीं ऐसा लगा कि 24-25 वोट हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए और कैसे कहीं सियासत में एक एंट्री का इसको एक रास्ता बनाया जाए। तो बीजेपी ने कहीं एक उनकी मॉडस ऑपरेंडी तय की कि कैसे इसमें लास्ट टाइम में जब ओंकार सिंह लखावत को उतारा गया तो एक कांग्रेस के लिए भी ये प्रश्नवाचक हो गया कि क्या रणनीति हो सकती है, क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है कि कहीं कोई कांग्रेस को बीच में कोई टूट फूट हो सकती है। ये तमाम बातों और आशंकाओं से कांग्रेस घिरी रही। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे कांग्रेस ने एक बार बताया है कहीं कि इतने विधायक 125 विधायक हमारे साथ हैं, मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने कहा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, जिस तरह की जब एकजुटता जब कांग्रेस की दिख रही है और सरकार में जिस तरह के उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बॉर्डर को सील कर दिया, ये तमाम बातें जो दिखी,
तो अब कहीं ये लग रहा है कि वो जो एक बीजेपी का कहीं एक ऑपरेशन लोटस, जिसको बीजेपी ने आज तक खंडन नहीं किया है और लगातार वो बाहर से भले से कैसे बयान देते हो लेकिन भीतर से खुश होते हैं, तो उस ऑपरेशन लोटस का भी कोई खंडन नहीं है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तिलिस्म है, लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में जो कांग्रेस के पास वोट का गणित है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, कांग्रेस जो विधायकों की इस समय बाड़ेबंदी की हुई है कांग्रेस ने, क्या कांग्रेस इसमें सफल होती हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सेंधमारी का प्रयास कर रही थी, क्या लग रहा है कि इसमें अब बीजेपी असफल हो रही है? देखिए पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने किलेबंदी कर रखी है राजस्थान में विधायकों की, उसमें जो स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे हैं जो राजनेता हैं या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके साफ साफ ये भी कहना है, ये स्टेटमेंट साफ आ रहे हैं कि 125 विधायक हमारे में हैं जो हमको बहुमत की ओर ले जा रहे हैं। वहीं पे जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि सभी जो विधायक हैं उनके पक्ष में हैं और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जो एक विशेष बात ये आ रही थी सामने कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो अनबन की बात कही जा रही है, मतभेद की बात कही जा रही थी, उन्होंने उसको नकार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई मतभेद नहीं है। अंदरूनी कलह की बात करें अगर हम पल्लवी, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अंदरूनी कलह जो है उनको घेर रही है कि अंदरूनी कलह को लेकर अंदरूनी कलह उनके हार का कारण बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर दिया है कि दोनों जो सीटें हैं राज्यसभा की वो उनके पक्ष में है और वो जीत के पाएंगे। अंदरूनी कलह किसी प्रकार की अंदरूनी कलह नहीं है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो खरीद फरोख्त की बात की जा रही है जो बीजेपी द्वारा, तो वो उस पर एसओजी ने कड़ी निगरानी रख रखी है। महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है, एसओजी ने आज उनके बयान दर्ज किए हैं। सतीश पूनिया को भी बुलाया गया है बयान के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहां तक वो एसओजी कहां तक जांच कर पाती है और कहां तक जो बात आरोप लगाए गए हैं वो सही साबित होते हैं। लेकिन संदीप, कांग्रेस के खुद जो विधायक हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से हमें ये ऑफर दिया गया है कि पैसा लो और इस्तीफा दो। बिल्कुल पल्लवी, ये सही कह रहे हो आप कि कुछ विधायक सामने आए हैं जो उन्होंने एसओजी को बयान दिया और सामने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी द्वारा हमको एक ऑफर भी आया है खरीद फरोख्त को लेकर कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप बीजेपी ज्वाइन करो और तुरंत इस्तीफा दीजिए कांग्रेस से। लेकिन इसी को बात को तूल पकड़ते हुए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए या फिर ये कहे कि जांच की बात आई, तब एसओजी ने अपना रुख कड़ा करा और मुख्य सचेतक महेश जोशी को बुलाया गया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश पूनिया, उनको भी बुलाया गया है। जो अन्य जो नेता हैं या जो विधायक है जिनको ऑफर मिले, उनको भी उनके बयान दर्ज किए जा रही है एसओजी द्वारा। और लगातार जो है कि एसओजी वहां पे सिविल वर्दी में मान लें या सादा वर्दी मान लें, और उन्होंने वहां पे कड़ी निगरानी रख रखी है होटल शिवविलास जो है जहाँ पे विधायक ठहरे हुए हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं से बिल्कुल साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। चौथा अगर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है इन चुनावों में तो साफ तौर पर क्या दर्शा रहा है? और आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, खुद राजस्थान, यहाँ महासंकट में भी महासियासत जारी है। कैसे देखें इसे? देखिए पल्लवी, जिस तरह की बाड़ाबंदी, अशोक गहलोत बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और दिल्ली तक कहीं उन्होंने अपनी धाक को जिस तरह कायम रखा है, बीजेपी की बी टीम खेल रही है और कांग्रेस की ए टीम खेल रही है। एक बहुत बड़ा एक ये भी था कहीं बीजेपी के अंदरूनी एक मनमुटाव ये भी था कि कहीं ये 4 सीटें, ये 2 सीटें जीत के बताया जाए कि देखो वसुंधरा खेमे के बिना, कहीं वसुंधरा राजे के बिना भी, वसुंधरा राजे का बड़ा कद राजस्थान में रहा है और उनको दरकिनार करके भी हमने ये 2 सीटें जीत ली हैं। कहीं केंद्रीय नेतृत्व तक एक पहुंचाने का कोई ऑपरेशन बनाया गया था, लेकिन अब ऑपरेशन पूरी तरह विफल होता दिख रहा है। जिस तरह बाड़ेबंदी हुई है, जिस तरह कांग्रेस एकजुट होकर सामने आई है, जिस तरह लगातार कहीं ना कहीं एसओजी ने कहीं पूरी तरीके से चौकसी रखी, एसओजी में जिस तरह की कंप्लेन हुई, तो ये कांग्रेस ने जो एक पहला दाव चल दिया है, बिल्कुल उसके पास, बीजेपी के पास दूसरा दाव अब चलने के लिए नहीं है सिर्फ। और ऑपरेशन लोटस का आपको खंडन करना चाहिए कि किसी तरह कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। हम सरकार नहीं गिराने चाह रहे हैं। जिनका हृदय परिवर्तन होगा वो वोट देंगे, जिनका नहीं होगा वो नहीं देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो निश्चित रूप से जिस तरह एसओजी में आज बनी पार्क थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, महेश जोशी ने कराया, मुख्य सचेतक है राजस्थान विधानसभा के, तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से एक जिस तरह ऑफेंस खेल की चल रही है, आक्रमणकारी नीति है, वो कहीं अब बीजेपी को जवाब देना होगा। लेकिन बीजेपी की जो टीम है, कहीं अब उसके पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि जादूगर अशोक गहलोत के तिलिस्म को तोड़ने के बहुत कहीं नजदीक भी पहुंच पा रही हो। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ भी जादूगर ही कहलाते हैं, वो भी राजनीति के एक दिग्गज नेता हैं,
उनकी टीम को जिस तरह से बीजेपी ने ध्वस्त किया मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यही उम्मीद राजस्थान में भी होगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधायकों का जमीर जाग गया था, राजस्थान में भी कुछ विधायकों का जमीर जाग जाए और वो हमारे पाले में आ जाएं। देखिए, निश्चित रूप से अभी संदीप वहां से जुड़े हुए उनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के विधायकों का आपस में क्रिकेट मैच वहां होटल में शुरू हो चुका है इस समय, और कांग्रेस आपस में एक क्रिकेट मैच खेल रही है। तो वो कांग्रेस के विधायक के दोनों तरफ कांग्रेस ही खेल रही है, दोनों टीमें कांग्रेस की हैं। तो अब वो मैच में कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी, बीजेपी कहीं दूर दूर तक हराने वाली नहीं है। तो अगर ये मैच में कांग्रेस एकजुट होकर खेलती है और कांग्रेस दोनों ही पार्टी किसी भी टीम को पूरी टीम की जीत मानती है तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं होता है तो फिर कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी, दूसरा कोई हराने वाला नहीं है अब इस समय। जिस तरह का एकजुटता और जिस तरह का मास्टर गेम अशोक गहलोत ने खेला है, अब उस तिलिस्म को तोड़ पाना बहुत नामुमकिन दिख रहा है। बिल्कुल, संख्या बल के आधार पर ये नामुमकिन ही नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र आर्या जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। राजेंद्र जी, संख्या बल आपके पास भरपूर है और सबसे बड़ी बात कि आप एकदम बहुमत में हैं, उसके बाद भी विधायकों की बाड़ाबंदी की गई, क्या कुछ डरा रहा है? स्याही और पैन की चिंता आखिर आपको क्यों करनी पड़ रही है, वो भी ऐसे चुनाव में जिसमें सिर्फ 200 व्यक्ति वोट डालेंगे? देखिए पल्लवी जी, जहां तक चुनाव की बात है तो आपने देखा था कि राज्यसभा चुनाव को इन्होंने स्थगित किया था, और स्थगित करने के पीछे की मंशा आपने देखा गुजरात के अंदर अपने विधायक पे करवाए, जो भी चीजें रही, तो इनकी हमेशा से चुनाव को देख रहे हैं कि वो किसी भी मतलब राज्यसभा में दलित को जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने, उनके पास में नंबर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ओंकार सिंह लखावत को खड़ा किया। तो आप देख सकते हैं आप कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, और खासकर राजस्थान जो पूरे देश के अंदर एक रोल मॉडल के रूप में, रोल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मतलब ये सरकार मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार को ढंग से काम नहीं करने देना चाह रही है। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने गंदा घिनौना खेल खेला, अब गुजरात में कर रहे हैं, जबकि पूरे इनके जितने भी स्टेट्स हैं उनमें आप देख लीजिए, कोरोना संक्रमण के मामले देख लीजिए, मौतें देख लीजिए, मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, रिकवरी रेट देख लीजिए, राजस्थान से ये पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये जो भी इनके विपक्ष की सरकारें उनको ये निशाना बनाते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब, तो ये झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी अपनी जो विपक्षी सरकारें उनको निशाना बनाते हैं, और ये बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं, और इसके लिए इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और ये इस चुनाव के अंदर जो गंदे पैसे का उपयोग ये कर रहे हैं बार बार, हम उसको रोकने की मांग करते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, चंद्रशेखर जी, देखिए जिस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ की जा रही है, वाकई में से डर्टी पॉलिटिक्स कहना गलत नहीं होगा। लोकतंत्र खतरे में है, बार बार ये बात कही जाती है कांग्रेस की तरफ से, और अब दिख रहा है कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में है। मैं चाहूंगी सर कि आप राजेंद्र आर्या जी से कुछ सवाल करें। राजेंद्र आर्या जी, जिस तरह राजेंद्र आर्या जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी राजेंद्र जी, जिस तरह कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, कांग्रेस ने जिस तरह आक्रमणकारी नीति को अपनाया है, तो मध्य प्रदेश जैसा दाव अब बीजेपी का विफल होता दिख रहा है राजस्थान में। आप किस तरह देखते हैं इसको? ये सर दांव जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, और दूसरा सुरक्षित वातावरण देने की बात है। क्योंकि जो आज आपने देखा होगा कि एसओजी ने आज 2 गिरफ्तारियां की, एसओजी ने जांच प्रारंभ कर दी है। तो एक बड़े होटेलियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए जो कि कई स्टेट को फंडिंग करते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो आपको कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे कि भाई ये खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, और ये पैसा मतलब बहुत सारा पैसा भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस वजह से इनको विधायकों को एक स्थान पे रखना, और फिर चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी और पूरी ट्रेनिंग के हिसाब से ये सब चीजें होती है। क्योंकि पहले भी ऐसे मामले हुए जब चुनाव के अंदर इनके प्रयोग से या और पैन के प्रयोग की वजह से चुनाव कई बार दुविधा में पड़े हैं। तो इस वजह से ये ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम जरूरी है, और वहां पे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। और पार्टी अपने स्तर पे उनसे बात कर रही है, मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, और हमारे केंद्रीय नेता भी आए हुए हैं जी। तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, जिस तरह कांग्रेस को पूरी तरीके से एक सुरक्षात्मक होना पड़ा, और जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई, खुद सीएम का बयान सामने आया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है,
तो ये राजनीतिक शिष्टाचार के भी खिलाफ है और कहीं जनादेश भी इससे हताहत होता है। इन सब चीज़ों से, ऐसी खबरों से आम आदमी का मनोबल भी टूटता है कि अगर किसी के खिलाफ होकर वोट किया था तो वो आदमी भी बिकने को तैयार है या उसे कोई खरीदने को तैयार है। तो कहीं राजनीतिक शुचिता की बात खत्म हो जाती है जब ऐसी चीज़ें, ऐसे समाचार कहीं सामने आते हैं। तो जी, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने जैसे राजनीतिक शुचिता की बात की, तो हम तो ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को अपना काम करने देना चाहिए। चाहे महाराष्ट्र की, चाहे मध्य प्रदेश की बात, चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान की हो, विधायकों को जनता ने चुना है तो जनता के चुने हुए विधायकों को प्रश्न देना या उनको इस्तीफे के लिए बाध्य करना या उनको किसी तरीके से परेशान करना, सरकार का, केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को परेशान करना, ये बहुत ही गलत बात है। और लोकतंत्र में ये चीजें शोभा नहीं देती, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं इस वक्त जर्जर अवस्था में, जब पूरा देश, आज हम कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच गए, और अब हम पता नहीं किस हालात में पहुंचेंगे, जबकि हमें सरकारों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तब केंद्र राज्य सरकारों को परेशान कर रहा है, तो ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक बात है। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, चिंताजनक बात ये भी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है और कांग्रेस को कांग्रेस ही परेशान करती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहीं एक आपसी फूट थी जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, या कहीं अब चुनाव ही तय करेंगे फायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो ये बीच में कॉन्स्पिरेंसी पैदा हुई है उसमें कहीं आपसी फूट भी थी एक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और हमारे पास में पूरे नंबर्स हैं, और उसी हिसाब से हमने मतलब दो कैंडिडेट के हिसाब से हमारे दो कैंडिडेट हैं। अगर हमें तोड़फोड़ करनी होती तो हम 3 कैंडिडेट भी उतार सकते थे। तो ऐसा हमारा कभी भी अंदेशा नहीं था। हमारे पास जितना बहुमत है उसके हिसाब से हमारे 2 कैंडिडेट हैं। इनको तोड़फोड़ करनी थी या गलत तरीके अपनाने थे, इस वजह से इन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर ओंकार सिंह लखावत जी को उतारा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये देश देख रहा है और ये पूरी की तरह से भाजपा का दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। आप देखते रहिए ये किस हिसाब से ये खेलते हैं और लोगों को परेशान करने का इनका तरीका बहुत गलत है। ठीक है राजेंद्र जी, हमारे साथ बीजेपी नेत्री शाइना एनसी इस समय लाइन पर जुड़ी हुई हैं, सीधे लाइव पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी, हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान में जो होने हैं 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत आश्वस्त दिखाई दे रही है, लेकिन कैसे? आपके पास कितने विधायक हैं? आप कैसे संख्या बल जुटाएंगे? कैसे आपने 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए? देखिए, सबसे पहले तो लगातार कांग्रेस पार्टी बोलते आ रही है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है कि इतने सारे बयान अशोक गहलोत जी ने दिया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस अप्रोच कर रही है इलेक्शन कमीशन को। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप प्रजातंत्र लोकतंत्र में जो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और आप मानते हैं कि वोट उस आधार पे होता है जहां विधायक तय कर सकते हैं कि उनके उम्मीदवार कौन, तो यही तो हो रहा है। तो आप इलेक्शन कमीशन पे जाके आपका कंप्लेन कीजिए। ये कहना कि पोस्टपोन कीजिए क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, या ये कहना कि देखिए हमको हमारे यहाँ तोड़फोड़ हो रही है, आपके यहाँ स्वाभाविक रूप से आपके उम्मीदवार, आपके विधायक स्वयं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखा रहे हैं और वो कांग्रेस में काम नहीं करना चाहते हैं। हमने ये एक वातावरण देखा है पूरे देश में जहां राहुल गांधी की स्वीकारता नहीं है और कांग्रेस के प्रति और उनके नेताओं के प्रति एक बहुत ही वातावरण बना है कि किसी को पता नहीं कि लीडर कौन है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस के विधायक तय करते हैं कि वो बीजेपी के लिए पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं, तो हम क्यों ना बोले। शाइना जी, आप ये कहना चाहती हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, जो जमीर जाग गया विधायकों का, वही राजस्थान में जागने वाला है। ऐसी उम्मीद है क्या भारतीय जनता पार्टी को? हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूं कि आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। एक सेकंड शाइना जी, आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं, तभी इस कोरोना संकट में भी चुनावों को जरूरी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए, मैं मान लेती हूँ, लेकिन कैसे करेंगी आप? आपके 72 और आरएलपी को मिलाकर भी आप संख्या बल नहीं जुटा पा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी के विधायक तय करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा, और ये नंबर और गणित के आधार पे है। जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता
को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पार्टी को छोड़ के भी कांग्रेस को वोट देंगे, तो ये कहाँ पर न्याय है? ये तो राजनीति है। तो जो उन्होंने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और हमारे उम्मीदवार को स्वीकारा है, हमारे पार्टी हमारे नेतृत्व को स्वीकारा है, तो मैं ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं मानती हूँ। और जो आप करना चाहते हैं कंप्लेन, तो कृपया जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। चंद्रशेखर जी, शाइना जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। शाइना जी, कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज करवाया है और ये उसमें कहा है कि वहाँ पे खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है विधायकों को, तो बीजेपी को इसका अपोज करना चाहिए था, वो अपोज अभी तक नहीं हो पाया। सर, बेबुनियादी आरोप लगाना, कल मैं कह सकती हूँ कि आपने मुझे खरीदने की कोशिश की, ये बुनियादी तौर पे कोई कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप साबित कीजिए, जो कोई विधायक अपने दल को छोड़ के कोई अन्य दल स्वीकार कर रहे हैं, उनके नेताओं को स्वीकार कर रहे हैं और उनके जो विधायक का पद है वो वहां से इस्तीफा देंगे, तो कहाँ होती है हॉर्स ट्रेडिंग? ये तो राजनीति है, हर जगह हो सकता है जी। हम जानबूझ के किसी की तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत बेहतर बात है, नहीं भी होना चाहिए। लेकिन शाइना जी, जिस तरह संघ का बड़ा चेहरा है, वरिष्ठ चेहरा है ओंकार सिंह लखावत, और ओंकार सिंह लखावत को अंतिम समय में उतारा जाता है, तो अब चुनाव में कहीं ऐसा गणित नज़र नहीं आ रहा कि उनको वोट मिल सकते हैं, जीत के लायक वोट नहीं है उनके पास। तो अगर ये हारते हैं तो कहीं संघ की या जो आंतरिक प्रतिष्ठा है उसको कहीं नुकसान या चोट नहीं पहुंचेगी? देखिए, जो भी पार्टी इलेक्शन के निमित्त अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, तो एक रणनीति तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रणनीति नेशनल टेलीविजन पे घोषित करने की भी आवश्यकता है जी। रणनीति का मतलब है कि आप तय करें कि आपके विधायक और आपके उम्मीदवार कैसे उनको चुनेंगे और कैसे उनको जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास ना सिर्फ नेतृत्व है, ये जो आप देख रहे हैं जो हुआ था मध्य प्रदेश में, हर एक प्रदेश में, आप हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की भी बात करें तो आपको पता चलेगा कि कोई तालमेल नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ भी हो सकता है, और मैं इस स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए जरूर कहूंगी कि जो उनको अपने विधायकों को समझाना है तो समझा दीजिए। जो वो नहीं काम करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए, तो आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषीवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन शाइना जी, अभी भी जो बहुमत का गणित है राज्यसभा में, उससे भाजपा दूर है बहुत। वो कैसे पूरा होगा? आप तमाम विधेयक आपके लंबित हैं, उन विधेयकों को लेके आना चाहते हैं, उन विधेयकों के जरिए एक नए देश की आप जो बात करते हैं, नया देश बनाना चाहते हैं, बहुत सारे विधेयक आपके लंबित हैं, उनको कैसे लाएंगे, कैसे उनको पास करवाएंगे दोनों सदनों में अगर ये बहुमत पास नहीं होता है, बहुमत पूरा नहीं होता है? तो आप देखते जाइए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो आपको लगता है जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चुनावों से पहले ही क्यों विधायकों को याद आता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना है और हमें उनके साथ मिलकर काम करना है? देखिए, पूरे देश में आज वातावरण बना है कि मोदी जी की स्वीकारता ना सिर्फ विधायक तक सीमित है, नेता कार्यकर्ता एक समान चाहते हैं परिवर्तन। उस परिवर्तन के लिए जो उनको चुनना है, एक उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के उम्मीदवार हैं, तो स्वाभाविक रूप से करेंगे। ये आप देखेंगे तो पंचायत से लेके कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, जिला परिषद में, सदन में, और यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी प्रदेश हैं जो नॉन बीजेपी हैं, वहाँ कांग्रेस को नकारा है उनके शासन और उनके काम करने की तरीका और पद्धति को लेके। आप राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखिए कि गहलोत जी और सचिन पायलट क्या बैठते हैं एक मीटिंग में, क्या उनके तालमेल है या नहीं, क्या उनमें जो अनबन बनी है वो सब जनता भी जानती है। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, शाइना एनसीजी का ये कहना है कि जब कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता ही भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हो, वो चाहते ही नहीं है कांग्रेस के साथ काम करना, तो इसे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा? आप ये
पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं साइना एनसी को ये पूछना चाहता हूं कि एमपी में इन्होंने 22 विधायकों के इस्तीफे करवाए, तो अगर ये इतना ही उन विधायकों को पसंद है तो उन विधायकों को ये दोबारा टिकट देंगे क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये विधायकों को टिकट देके भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़वाएंगी? एक बात। दूसरी बात, जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, जैसी कि हमने अपने जीवन में आपदा नहीं देखी, देश जब से आजाद हुआ इतना भयंकर संकट कभी नहीं आया। केंद्र सरकार को जब पूरे देश को संभालना चाहिए था, उस वक्त ये डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो ये शर्मनाक बात है। देश इस वक्त आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है और सरकार ने जो गलत फैसले लिए, लॉकडाउन के हो चाहे किसी भी तरीके के फैसले हो, जिसमें श्रमिकों को कोई बैकअप देना चाहिए था या उनके पुनर्वास के लिए जो नीतियां बनानी चाहिए थी, वो सारी चीजें नहीं की। और ये आज कह रहे हैं कि नहीं साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्या बात करते हो आप? आपको देश संभालना है, आपको देश ने दूसरी बार चुन के भेजा है, फिर भी आप वही गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हो, विधायकों में अटके हुए हो, आप चुनाव में रैलियां कर रहे हो। बिहार के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसकी आबादी पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और वहां पर जो पर मिलियन टेस्टिंग रेट है वो 1005 है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। और वहां पे जाके ये चुनाव में रैलियां कर रहे हैं, मतलब वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, बिहार के जो श्रमिक हैं उनकी क्या दुर्गति की है इन्होंने। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री अपने श्रमिकों को लेना नहीं चाहते थे। यूपी की आप हालत देख लीजिए। मतलब आप देखिए, ये चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होना कोई नई बात नहीं है। ये ऐसे देख रहे हैं जैसे यही चुनाव आती है, हर चुनाव में ये अपना बोरी बिस्तर ऐसे समेटते हैं कि भाई जैसे सब कुछ यहाँ से ये बटोर के ले जाना चाहते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये केंद्र सरकार क्यों इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है, जबकि देश को एक अच्छे सुशासन की जरूरत है। उस वक्त ये इस देश को जर्जर करने में लगे हुए हैं। चाहे बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं, व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए कोई इनके पास कोई योजना नहीं है। इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, उस पैकेज के अंदर आम आदमी को क्या मिला, इनसे पूछ लीजिए। ये कहते हैं कि साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मिलने वाला किसको है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लोकतंत्र में चुनाव होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के अंदर जो मैलाफाइड इंटेंशन से डर्टी पॉलिटिक्स करना वो सबसे घृणित है और लोकतंत्र उससे कमजोर होता है, संवैधानिक संस्थान कमजोर होते हैं और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल शाइना एनसी जी, ये बात राजेंद्र जी की एकदम सही है। कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना से मौत के आंकड़े पर कहीं ना कहीं सियासी गणित भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तो आपने भी स्वीकार किया है कि हाँ रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन आप मुझे बताएं, जो कांग्रेस हमारे तरफ समझ लीजिए कि उनके नेतागण उनके विधायक को संभाल सकते थे, तो हम ये चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके ही विधायक नाखुश हैं उनके ही पार्टी के साथ और बार बार आप पूछ रहे हैं बीजेपी को। ये तो गलत बात है ना। अरे मैम, दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। एक राज्य की बात होती तो समझ में भी आता। खैर, आप आपके विश्लेषण कीजिए। हम फिलहाल सिर्फ काम कर रहे हैं कोरोना की तरफ और कोविड को फाइट करना, जो ये इनविजिबल टेररिस्ट है। बातों बातों में ये कहना कि कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे आते हुए दिन में। चंद्रशेखर जी, देखिए पल्लवी, तमाम बातों में कहीं ये लगता है कि ये जो सियासी गणित है ये सब बैठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह कोरोना से जो एक राहत आम आदमी को पहुंचनी है उसका कोई एक्शन प्लान, बहुत जो इमीडिएट इफेक्ट होना है वो नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के हालात है तमाम, राज्यसभा के गणित को देखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, देखा जाना चाहिए। सियासी गणित है, अपना अपना बहुमत दोनों पार्टियों को कहीं आज अपॉर्चुनिटी है, कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी उसको गेन करना राजनीति का धर्म है, वो कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि समय देश में कैसा चल रहा है और उसके अनुरूप राजनीतिक दलों को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल शाइना जी, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि जब समय ऐसा है, क्या इस समय सियासत जरूरी थी? क्या इस समय चुनाव जरूरी थे? क्या आपको लग रहा है कि इस समय चुनाव हो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आगे चुनाव हो ही नहीं पाएंगे? या फिर जिस तरह से इस समय सियासत की जा रही है, हम गुजरात देख लें, हम राजस्थान देख लें, ये इस समय ज्यादा जरूरी था? ये
जनता बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रही है, इसलिए ये राज्यसभा इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी था। प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी है कि जनहित में जन सेवा के लिए हम सब काम कर रहे हैं, तैयार है। और रही बात कि कौन से विधायक किस उम्मीदवार को चुन रहे हैं, ये तो उनका एक निजी रायमत हो सकता है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें विश्लेषण अभी करने की आवश्यकता है। निकाल के बाद आपको जो भी परिणाम निकालना है निकालिए, लेकिन बेबुनियादी आरोप कृपया अभी मत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी लगातार इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, वो तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में ही आपस में फूट है। राजेंद्र जी तक राजेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खरीद फरोख्त का आरोप नहीं है। आरोप होता तो हमें एसओजी के अंदर केस लिखवाने की जरूरत नहीं थी। एसओजी ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है और आज अगर आप देखेंगे तो कई जगह छापेमारियां भी हुई है और 2 लोगों के नाम आए तो कई स्टेट के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग को हैंडल करते हैं और उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक होटेलियर है। तो इसमें मोटा माल रकम के साथ में वो हुए हैं। तो ये सभी स्टेट के अंदर इस तरीके से गंदा गेम खेलते हैं। तो इस वजह से क्या है, लोकतंत्र को अपने आप में एक सुचिता के साथ रखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि जो भी आपके भ्रष्टाचार के या जो गंदे जो हथकंडे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस है, जांच एजेंसियां हैं, उनको उस तरीके से काम करना चाहिए। तो वही अपने हिसाब से वो जांच कर रही है पुलिस और उस जांच में कुछ भी नई बात नहीं है और ये आरोप नहीं है। अगर आरोप होता तो ये जांच और इसके बाद जांच आगे नहीं बढ़ती तो वो आरोप ही रहता। आज जब आप देखेंगे कि जब इस मुख्यमंत्री जी ने इस बात का कहा कि भाई एंटी करप्शन ब्यूरो और ये सब जांच करेंगे, तो उसके बाद में भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया नहीं साहब ये तो आरोप है। अब आरोप क्या है, अब तो जांच कर रही है एजेंसियां, आप जांच का सामना कीजिए। अगर आप सही है जांच हो रही है, जांच होगी, जांच साफ चीज पता चल जाएगी। तो इसमें आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है। अब ये चीजें साबित होगी और एक विधायक जिनको प्रलोभन दिया गया उनसे भी बात जाएगी, ये नाम खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के अंदर ये हमेशा से गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा कार्यकाल मिला जब वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी वो अभी भी अपनी जो गुजरात वाली छवि है उसी को पूरे देश पे लागू करना चाहता है। आज गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, कोरोना के अंदर कितनी सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट है, 6.5 से ऊपर मॉर्टेलिटी रेट है, महाराष्ट्र से भी दुगनी है। तो आप सोचिए कि वहां पे जहां काम करने की जरूरत है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, उनको साजो सामान देने की बात है, वो चीजें नहीं हुई। देश के अंदर श्रमिकों के लिए एक अच्छी नीति बनने की जरूरत थी, क्योंकि माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उनके लिए स्टेट के अंदर एक पॉलिसी बननी चाहिए थी, इंडस्ट्री को लेके नई पॉलिसीज बननी चाहिए थी, उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाने की बात थी, जब उनके पुनर्वास की बात थी वो सब बातें नहीं हुई। आज श्रमिकों को लेकर आप देखेंगे यूपी के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने श्रम सुधारों के नाम पे उनके ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए। तो इस तरीके से उनकी वेजेस को भी ये आने वाले टाइम तक कंट्रोल करने वाले हैं। तो आप देखिए जब पूरी तरीके से राजेंद्र जी, होना तो बहुत कुछ चाहिए था पर हुआ नहीं, क्योंकि चुनाव शायद ज्यादा जरूरी थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ की। तो राज्यसभा को लेकर इस समय जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान का ही इस समय चुनावी पारा गर्म है और इसी मसले पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਚੱਲ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੇਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਟਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖ।
फतेह हो पंजाबिया फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। लिहाजा जहां कांग्रेस ने एक और विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी है, तो वहीं इसके साथ ही अब जीत की रणनीति भी तैयार की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की जीत के बीच कुछ अड़चने भी हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के बीच लगातार चिंता बनी हुई है और इसका हल निकालने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या है कांग्रेस के जीत का रोड़ा, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा से इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 प्रत्याशियों के मैदान में होने से जीत के लिए एक प्रत्याशी को 51 वोट चाहिए। संख्या बल के अनुसार अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक और बाड़ेबंदी की नौबत आई हुई है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जहां शनिवार को एक बार फिर से विधायकों के बीच जीत का मंत्र फूंका है, तो वहीं सूबे के सीएम अशोक गहलोत सहित पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर, अविनाश पांडे, वेणुगोपाल जैसे कई दिग्गज नेता निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों को भरोसा दिलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ हैं, लिहाजा उनके वोट पर संशय बरकरार है। इसी तरह बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए वाजिद अली ऑस्ट्रेलिया में हैं, लिहाजा उनके वोट को लेकर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र प्रताप ने बढ़ाई टेंशन। उधर कांग्रेस की ओर से विधायकों की बाड़ाबंदी की जाने के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह की नाराजगी पार्टी के प्रति दिखाई दे रही है। बाड़ाबंदी के दौरान मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह का बोल और अभी तक बनी रमेश मीणा की नाराजगी चिंता बना रही है। हालांकि इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि मंत्री रमेश मीणा मान जाएंगे। बीजेपी ने चला बड़ा दांव। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। विधानसभा में सीटों के गणित के आधार पर यह तय था कि 2 पर कांग्रेस और बची हुई 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच सकता है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। बीजेपी ने एक की जगह अपने 2 उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। अब कांग्रेस को डर है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ का खेल खेल सकती है। इसके बाद सभी कांग्रेस और समर्थन देने वाले विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है। विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश। उधर हालातों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को लेकर अपने साथ रिजॉर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश और गुजरात के विधायकों को भी राजस्थान में ही ठहराया गया था। अब खुद राजस्थान सरकार अपने विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। निर्दलीयों की भूमिका और कांग्रेस में सेंधमारी।
वहीं कांग्रेस को फिलहाल 13 में से 12 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 27 और वोट जुगाड़ कर पाना आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अब खतरा पार्टी में सेंधमारी से लग रहा है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है और तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है। क्या हो रहा है देश के दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने, उस तक भी तोड़फोड़ करने उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर रहे, राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आज जो हम लोग सब साथ बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में, हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग की थी हम लोगों ने, सबने संकल्प लिया एक साथ में, सब मिलकर के एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है, केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेगी राजस्थान के अंदर। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। हालांकि डर के बीच भी सीएम ने जीत का दावा किया, लेकिन ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर बीजेपी सेंध लगा सकती है। इसी डर से कांग्रेस विधायकों की चुनाव के 9 दिन पहले ही होटल में बाड़ाबंदी कर दी गई। एसओजी ने शुरू की जांच। उधर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में राजस्थान राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एसओजी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। एसओजी की ओर से एएसपी करण शर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जल्द इस मामले की जांच शुरू करेगी। बहरहाल राजस्थान में पिछले कई दिनों से कोविड-19 की चर्चाओं के बीच अब प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा जोरों शोरों पर गरमाया हुआ है। जहां कांग्रेस अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए बाड़ाबंदी का सहारा लिए हुए है, तो वहीं बीजेपी भी पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रही है। न्यूज़ डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, एएनबी न्यूज़। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए नीरज जैन जी, इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल शेखावत जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सर, मैं जानना चाहती हूं कि ओकार सिंह लखावत को क्या सोचकर उतारा गया चुनावी मैदान में। आपको विधायक तो चाहिए ही होंगे ना उन्हें जिताने के लिए, फिर चाहे आपको कांग्रेस के चाहिए हो या फिर निर्दलीय चाहिए हो। नीरज जी, आवाज पहुंच रही है सर आपको? हाँ, जी जी जी, आपने मेरा सवाल सुना सर? बिल्कुल जी। हमारे पास में पहले प्रेफरेंस के वोट के बाद जो वोट बच रहे थे, उनके आधार पे, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी कैंडिडेट को सेकंड चॉइस के लिए उतारती रही है। कांग्रेस के पास पिछली बार मात्र 19 वोट थे, तब भी उन्होंने एक बड़े व्यवसायी को समर्थन दिया और उसको चुनाव लड़वाया था। हमारे द्वारा तो हमारे कार्यकर्ता को उतारा है कि राजेंद्र गहलोत के बाद सेकंड नंबर की प्रेफरेंस के वोट है वो ओकार सिंह जी लखावत को मिले। और बहुत सीधा सीधा हमारा मत है, स्पष्ट मत है। कांग्रेस में जिस प्रकार का खींचतान चल रही है, जिस प्रकार कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक धड़ों में बटी हुई है, ऐसी स्थिति में अंतरात्मा की आवाज पर अगर उनके विधायक हमारे साथ आकर के हमारे कैंडिडेट को जिताते हैं या मतदान करते हैं, तो कांग्रेस की सच्चाई और कांग्रेस की सरकार की सच्चाई, अशोक गहलोत की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी कि उनको यहाँ पर नीरज जी, यहाँ पर आपने 2 बातें मिक्स की हैं। नीरज जी, आपने यहाँ पर 2 बातें मिक्स की हैं। एक, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी है, इस वजह से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आकर काम करना चाहते हैं। मैं जान सकती हूँ सर, राजस्थान में ऐसा कौन सा तीर मार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी छोड़कर आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ तीर और तलवार की बात नहीं है। जब से ये सरकार बनी है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 धड़ों के रूप में काम कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक में आपस में बंटवारा है।
हालत यह है, किसी विधायक की मंत्री नहीं सुनते और मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते। कई मंत्री नाराज हैं। आपने 2 मंत्रियों का नाम लिया, मैं ऐसे 6 मंत्री बता सकता हूं जिनकी नाराजगी खुलेआम जगजाहिर है सरकार के प्रति। सरकार में आपस में जो धड़ाबंदी है वो खुली फूट के रूप में सामने आ रही है। इनके विधायक कहते रहे हैं कि सरकार में हमको वीआरएस नहीं लेना चाहिए, ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, हमारे अधिकारी सुनते नहीं है। और अशोक गहलोत केवल मात्र जो कि खरीद फरोख्त के जादूगर हैं, जो कि दल बदल के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 2008 में और 2018 में दल बदल से अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसी स्थिति में उनकी सरकार कब तक चलेगी ये उनको तय करना है। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव में केवल मात्र उनका टारगेट एक माहौल बनाना है। हमारे द्वारा न तो किसी विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, या सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि सरकार कब तक चलेगी? आपकी मंशा तो ऐसी ही नजर आ रही है नीरज जी की तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने चैलेंज किया है कि वो प्रूव करें, एक भी विधायक ऐसा बताएं जिनको संपर्क करके किसी ने कहा हो, कोई लोभ या प्रलोभन दिया हो। आज दिन तक अशोक गहलोत इसको प्रूव नहीं कर पाए। उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, जिन पर वो लगातार तीर चला रहे हैं और उन पर बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं या देखिए नीरज जी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के वो मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नाराज विधायकों और मंत्रियों को मनाएं। ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका आप फायदा उठा लेंगे और आप राज्यसभा चुनाव में अपना दूसरा प्रत्याशी खड़ा करके जिता लेंगे। मैं 1 मिनट आती हूँ आपके पास नीरज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। नीरज जी मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ अनिल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक सवाल हम उनसे भी ले लेते हैं। अनिल जी, जनादेश अगर इसी तरह से बिकता रहा तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाएंगे? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये पंक्तियां क्या सिर्फ विकिपीडिया में पढ़ने के लिए रह जाएंगी? देखिए पल्लवी जी, आपकी जो परिचर्चा चल रही है बड़ी सार्थक महसूस हो रहा है मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान के संदर्भ में कि आज भी एसओजी ने 2 आदमियों को होटल से पकड़ा है और उनके पास से कुछ राशि भी बरामद की है। अब एसओजी किस लाइन पे उनके पास एविडेंसेस हैं, ये तो 1 रोज 2 रोज में सामने आएगा। मैं एक डिफरेंट चर्चा करना चाहता हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियां क्रिएट क्यों हुई राजस्थान में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई धुआं तो उठ रहा है। आज इस सरकार को 1.5 साल हो गया है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में मोटे तौर पे आपस में सामंजस्य नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना से हम 80 दिन से ऊपर लड़ रहे हैं, मैंने इस सरकार में इस कोरोना के पीरियड में दोनों को एक साथ बैठ के परिचर्चा करते हुए नहीं देखा। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें झूठ साबित हों, परंतु कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों नेताओं में सामंजस्य नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात इसलिए ऐड हो जाती है कि जो रमेश मीणा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अभी तक इस होटल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, जिनको कहा जाता है कि वो सचिन पायलट के खास आदमी हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अंदर खाने में राजस्थान सरकार के जो नेतृत्व कर रहे हैं अशोक गहलोत और जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, उनके मतभेद जाहिर हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये इनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई हो, सरकार में ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होने वाली है कि हमारे जो है एमएलए टूटने वाले हैं, तो इन्होंने बाड़ाबंदी करके उस चीज को कंट्रोल कर लिया है। परंतु 3.5 साल अभी और बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक इनके दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, और कुछ थोड़ी थोड़ी न्यूज ऐसी आती है कि कई नेताओं के कार्य क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में वो काम नहीं हो रहे, और पुरानी एक अशोक गहलोत की हैबिट है कि इनके राज में ब्यूरोक्रेट जो है बहुत हावी हो जाते हैं। तो इस स्थिति में, इस झगड़े में ये जरूर होगा कि आगे का जो कार्यकाल है उसमें केंद्रीय नेतृत्व का दखल होगा और इनकी कार्यशैली को, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को अपने सुधारनी पड़ेगी। सब आदमियों को अपने साथ लेना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने डैमेज कंट्रोल को ठीक कर लिया हो और आगे आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो हुआ वो कोशिश तो यहाँ पर भी की ही जाएगी। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल है एक कि जो नीरज जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं?
जी जी बोलिए आप। नीरज जी, राजनीतिक संपादक बोल रहा हूँ एएनबी न्यूज का। जी बोलिए। नीरज जी, ऑपरेशन लोटस क्या है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी निश्चितता के साथ इस राज्यसभा चुनाव को लड़ रही है। इनके घर में आपस में जो अंतर्द्वंद है ये उसी का परिणाम है। अशोक गहलोत जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, वातावरण बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नहीं, नीरज जी, मंत्रियों को लेकर के। नीरज जी, उन्होंने एफआईआर कराई कि विधायकों को खरीद फरोख्त की जाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात तो नीरज जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। ऐसे ही जब ऑपरेशन लोटस का नाम आया तो आपको भी एक एफआईआर करानी चाहिए थी कि पार्टी की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, ऑपरेशन लोटस कौन चला रहा है। लेकिन आप बाहर से नाराज होते हैं, भीतर से खुश होते हैं कि ऑपरेशन लोटस सफल हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर कह देंगे कि ये झूठा आरोप था। तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए इस बात में। देखिए चंद्रशेखर जी, आपने शायद पिछले 3-4 दिन के घटनाक्रम को अच्छे से देखा होगा। देखा है। जिस दिन इन्होंने कंप्लेन लॉन्च कराई, महेश जोशी, हाँ, मुख्य सचेतक इनकी पार्टी के हैं, हमारे द्वारा त्वरित तुरंत रिएक्शन, हमारे नेता प्रतिपक्ष, दूसरे दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजेंद्र सिंह राठौर, सभी के वक्तव्य बहुत स्पष्ट है कि आप या तो प्रूव करें कि आपको किस विधायक को प्रलोभन दिया गया, क्योंकि एसीबी में जांच की एप्लीकेशन देने से ही काम नहीं हो जाता है। आपको बताना पड़ता है कि कौन है मुस्तकिल जिसके साथ ये घटना हुई है। आज दिन तक इसका जवाब न तो अशोक गहलोत ने दिया है, और तो और प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कौन विधायक है जिसको बात की गई है बताइए, तो वो बताने को तैयार नहीं थे। तो न सूत न कपास, जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। नीरज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा, या तो प्रूव करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। अनिल शेखावत जी, एक सवाल। अनिल शेखावत जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। अनिल शेखावत जी, 2 शब्द निकल के राज्यसभा के रण में राजस्थान से आए हैं। एक तो ऑपरेशन लोटस है और एक मिशन मानेसर है। ये दोनों जरा बता दीजिए क्या क्या है। राजनीतिक विश्लेषक है, आपको पता होगा बेहतरीन तरीके से क्या है ये शब्द। देखिए, राजनीतिक तौर पे इस देश में जहां पर भी इस तरह की स्थितियां जिन जिन राज्यों में हुई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के जोर पर अपनी सत्ता को काबिज होने की ट्राई करी। तो ये बड़ा सूट करता है उनको इस टाइप की सिचुएशन, क्योंकि उनके पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सारी जो व्यवस्थाएं सारे जो राज्यों में, अन्य राज्यों चाहे कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, वो पैसे के बल पे करी है। तो अगर इनमें अंदर ही कोई फूट वास्तव में है जो बाहर नहीं निकल पे आ रही है, तो जरूर जो है बीजेपी ने प्रयास किया होगा। दूसरी बात, बीजेपी को जो इसमें सफलता इसलिए नहीं मिल रही कि जो 13 निर्दलीय एमएलए हैं उसमें कम से कम 11 एमएलए तो हार्डकोर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के आदमी है, इसलिए वो टूट नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो, और मानेसर की खबर को देखो कौन जस्टिफाई करेगा। मानेसर की रिपोर्ट को सारा अभी केंद्र बिंदु बन रहे हैं सचिन पायलट इस पूरी रिपोर्ट में। वो आज दिल्ली गए हुए हैं अपनी माताजी के किसी बीमारी के वजह में। ये जब सारी चीजें एक उस पे धरातल पे आएंगी तो उनका जो स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि सारी चीजें उन पे तानी गई हैं कि ये उनके नेतृत्व में हो रहा है। उनको ये कहा गया है कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो मानेसर की खबर आ रही है, परंतु इसकी ऑथेंटिसिटी देने में या तो सरकार बताएगी कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ये कागज आ गए, और या जिसपे हमने तीर चला रहे हैं, ये जो सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हैं, या सचिन पायलट या ये 2 आदमी जो आज पकड़े गए हैं पुलिस में, ये अपनी तरफ से क्या देते हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं असंतोष है अंदर की उसमें। हो सकता है ये आज एकजुट हो जाएंगे, शायद हो सकता है ये केंद्रीय नेतृत्व के दखल से एकजुट हो जाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, गंभीरता से ही जवाब आपसे चाहता हूं
कि कहीं ये सोचा गया कि कहीं एक बात ये राजनीतिक ये भी निकल के आ रही है कि वसुंधरा राजे जो आपका फर्स्ट डाउन का बैट्समैन है, जो बहुत शानदार बल्लेबाज है, कहीं ऐसा किया गया कि वसुंधरा राजे के बिना 2 सीट जीत कर बताई जाएगा कि वसुंधरा राजे का वर्चस्व राजस्थान में नहीं है और कहीं राजस्थान में नई टीम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये तिलिस्म जो जादूगर अशोक गहलोत का है उसको कहीं तोड़ नहीं पाए आप। ये नाकामयाबी है या क्या है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए चंद्रशेखर जी, वसुंधरा जी हमारी नेता है, पार्टी की मुख्यमंत्री रही 2 बार, प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी भी वर्तमान में हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी। ये इस प्रकार के सवाल खड़े करना ही बेईमानी है कि ये फर्स्ट डाउन के बैट्समैन है, सेकंड डाउन के। हमारे यहाँ सभी ऑलराउंडर बैट्समैन है, सभी कार्यकर्ता है और सभी अपने फील्ड में पारंगत है। यहाँ पर ये जो खेल रचा गया है, ये कांग्रेस की आपस की प्रतिनिधिता अंतर लेकिन नीरज जी द्वारा कुछ नहीं किया गया है। अरे नीरज जी, हम ये बात कहना चाह रहे हैं, सुनिए आप, चंद्रशेखर जी सुनिए, कि जिस पार्टी में अंतरात्मा की आवाज पे अपने पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हरवा दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, जिस पार्टी द्वारा 93 बार धारा 356 का उपयोग करके सरकारों को बदल दिया और खरीद फरोख्त अपनी सरकारें बनाई, वो ये आरोप लगाते अच्छे नहीं लगते। अशोक गहलोत जिन्होंने अभी भी दल बदल करके अपनी सरकार बनाई, बसपा को पूरा का पूरा अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, 2008 में भी यही किया, अभी 13 निर्दलीय विधायकों को पकड़ के रख रखा है, कब्जे में कर रखा है। लेकिन नीरज जी सुन लीजिए जरा। स्थिति में लेकिन नीरज जी, अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोट देंगे, लेकिन नीरज जी हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। बिल्कुल ये निर्णय हो जाएगा, हृदय परिवर्तन कह सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को हिंदी में, है ना। लेकिन एक बात है कि ये चाल में बीजेपी कहीं उलझ गई, अब क्या रास्ता निकलेगा इसका? न तो बीजेपी ने ये चाल चली, न बीजेपी ने खेल रचा, ये अशोक गहलोत का खुद का रचा हुआ खेल है और उनका शय और मात बीजेपी को नहीं, सचिन पायलट को है, उनको मात देने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से पूरे अच्छे मन से इस राज्यसभा चुनाव को लड़ रही है। ठीक है नीरज जी और अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि 19 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है, राजस्थान की 3 सीटों पर यह चुनाव होना है और इसके लिए सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी सियासी पारियां सेट की हुई हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सियासी खेल में किसकी जीत होती है और किसकी हार। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।